मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अदर क्लासेस में भी जो है ये सिस्टम्स जो है ये दिया हुआ है। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि आपको जो है जब भी वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता और आपके लिए लाई हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वीडियो। तो हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखो, सबसे पहले जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी जो है वो है क्या, जो हम सांस ले रहे हैं। तो कुछ बच्चों से अगर पूछें तो वो कहेंगे हम जो है, कोई कहेगा हम जी रहे हैं तो क्यों, सांस लेते हैं इसलिए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हम जो है सांस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने जो भी फूड इनटेक किया है उसको फूड को जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, और उस ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स से बनी हुई है। ठीक है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स। Each of these cells need energy। अब ये जितनी भी सेल्स हैं इन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने वर्क करने के लिए, क्योंकि जो सेल है उनका डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। उनको जिंदा रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ से मिलती है, जो भी हमने फूड इनटेक किया हुआ है, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है, जो फूड मॉलिक्यूल्स है, उनकी जब ऑक्सीजन के साथ में उनकी प्रोसेस होती है, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो है कि जो फूड है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअल में क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। यानी कि ये सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन है। जो सेल होती है उसमें जो है एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं हम, जो हमारे पास फूड है उसमें उसका ऑक्सीडेशन करके उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके। इसलिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रेगुलरली रहती है, इसीलिए हम सांस लेते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन करते हैं। तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन, जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग सेल्स ऑफ टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, जो न्यूट्रिएंट है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, ताकि जो उसकी वजह से क्या होगा, जो लिविंग सेल्स हैं वो एनर्जी को रिलीज करेगी, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल वर्क कोई भी है वो होगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिक्स होगा तो वो उसमें फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। इसीलिए देखो जब हम ऑक्सीडेशन में देखो, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके अंदर दो प्रोसेस होती है, एक होती है इनहेलेशन और एक होती है एक्सीलेशन। हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जबकि एक्सीलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आती कहाँ से है, तो जब हम जो हमारे पास फूड मटेरियल है उसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है। तो देखो उसके बाद ब्रेथिंग, जो हम सांस लेते हैं वो क्या है एक्चुअल में, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रेथिंग। तो ब्रेथिंग में क्या है, ब्रेथिंग में इनहेलेशन और एक्सीलेशन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। मीन्स कि इसके अंदर क्या होगा, हम जो ऑक्सीजन वाली एयर है उसको इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड जो CO2 वाली एयर है उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेथिंग। उसके बाद जो ह्यूमंस है उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर हम कभी भी ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करते हैं। हम लगातार रात दिन ब्रेथिंग करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, यानी कि रेगुलरली हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन, वी नीड टू ब्रेथ डे एंड नाइट टू मूव एयर इनटू आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एयर को लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए हम रेगुलरली क्या करते हैं, सांस लेते रहते हैं। अब जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 3 मेन सेक्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके अंदर
जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें आते हैं नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ठीक है, ये 6 पार्ट है इसके, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर आता है ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ओल्वुलाई एंड डायफ्राम। देन उसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, तो वो जो होती हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, और इसमें इंक्लूड होता है डायफ्राम, इंस्पिरेटरी मसल्स, एक्सपिरेटरी मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो 4 टाइप की ये मसल्स होती हैं, और बाकी जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, डायफ्राम वगैरह आ जाते हैं, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिक्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम जो है ये इसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो देखो, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका फर्स्ट पार्ट होता है नोज। नोस्ट्रिल जो है वो एक पैर होता है, ठीक है, जो कि नेजल चैम्बर के अंदर ओपन होता है। ठीक है, नोस्ट्रिल्स आर पेयर ऑफ स्लिट्स विच ओपन्स इनटू लेफ्ट एंड राइट नेजल चैम्बर। When we take in air through our nostrils, air passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम इनटेक करते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को, तो एयर जो है वो नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी possesses a border of hairs that traps the dust particles and jumps in the air and filter them. जो हमारी नेजल कैविटी है उसके अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हेयर्स क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो जम्स हैं एयर के अंदर, उनको ये जाने से अंदर रोकते हैं, तो ये एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। द स्टिकी म्यूकस लाइनिंग द नेजल चैम्बर मोशंस द एयर एंड फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स। इसके अलावा जो म्यूकस है उसकी लेयर होती है स्टिकी नेजल चैम्बर में, वो क्या करती है? एयर को मॉइस्ट कर देती है, उसमें नमी जो है इंक्लूड कर देती है, और इस वजह से क्या करती है? उसको फिल्टर करती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है इसका आता है माउथ। माउथ जो है वो सेकंड पार्ट। एक्चुअल में जो नॉर्मल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम माउथ से सांस नहीं लेते हैं, हम नोज से ही लेते हैं, बिकॉज हमने जो यहाँ पे नेजल कैविटी में जो है, जो नोज के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी बताई 2, जिसकी वजह से जो एयर है उसका फिल्टर होता है, वो वहां पे एडवांटेज हमको माउथ से सांस लेने पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड एज सेकेंड पाथ थ्रू विच वी कैन टेक इन एयर। नेजल रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेजेस कंपेयर टू माउथ रेस्पिरेशन बिकॉज नेजल कैविटी हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, मॉइस्टनिंग, वार्मिंग एंड स्टरलाइजिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, उसको ये स्टरलाइज करता है, उसको फिल्टर करता है, उसको मॉइस्ट कर देता है, अगर हम नेजल रेस्पिरेशन से कर ले रहे हैं तो। लेकिन अगर माउथ से लेते हैं तो ये सब नहीं होता है, यानी कि जो एयर है वो प्रॉपर जो है उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। उसके बाद जब एयर नेजल कैविटी से, उसके बाद थर्ड जिस पोर्शन में आती है उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो कॉमनली कॉल्ड एज थ्रोट, उसको हम थ्रोट कहते हैं। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज एट द बैक ऑफ माउथ फॉर एयर एंड फूड। जो फेरिंग्स है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइजेशन में भी। ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों का ही पार्ट है, क्योंकि ये कॉमन रास्ता होता है एयर के लिए और फूड के लिए। इट कनेक्ट द माउथ विद द विंड पाइप। अब ये जो है ये माउथ को विंड पाइप से कनेक्ट करने का काम करता है फेरिंग्स। इसके बाद में फेरिंग्स जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, ये इसका नेजल पार्ट होता है फेरिंग्स का। सेकंड है एरोफेरिंग्स, एरोफेरिंग्स जो है वो ओरल पार्ट होता है फेरिंग्स का। थर्ड है लेरिंजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स जो है ये लेरिंजियल पार्ट होता है फेरिंग्स का। ये हमने आपको उसमें भी बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। उसके बाद में व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग्स, एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। होता क्या है कि जो फूड है, फूड मटेरियल, वो जब फेरिंग्स के थ्रू पास ऑन होता है तो एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाता है और वो ग्लोटिस को बंद कर देता है, यानी कि जो लेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको ये बंद कर देता है एपिग्लोटिस। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
और ये उसको बंद कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फूड होगा वो ट्रैकिया में एंटर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से उसकी एंट्री को रोकने के लिए फूड जो है उसको फूड पाइप में जाना चाहिए ना, विंड पाइप में नहीं जाए फूड, इसलिए क्या करेंगे, उसको जो ग्लोटिस है उसको क्लोज कर देंगे एपिग्लोटिस के थ्रू, और इस वजह से फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं होगा। देन उसके बाद लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के टॉप पे प्रेजेंट होता है, और फ्लैप लाइक टिश्यूज जो है वो उस पे होते हैं, जिनको कि हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं, और वो एक साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो हम बोल रहे हैं, जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो लैरिंग्स इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया। इट कंटेन्स ए फ्लैप लाइक टिश्यू कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स ओपन एंड क्लोज टू मेक साउंड। उनके ओपन और क्लोज होने की वजह से क्या होता है, साउंड बनता है। इफ द वोकल कॉर्ड्स आर क्लोज्ड एंड द एयर फ्लोज बिटवीन देम, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड ए साउंड इज मेड। जब वोकल कॉर्ड जो है वो क्लोज होते हैं और एयर उसके अंदर से फ्लो करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसी वाइब्रेशन से साउंड जो है वो बनती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखो ये जो है यहाँ पर ट्रैकियल कार्टिलेज है ये, ठीक है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज लैरिंजियल चैम्बर होता है ये, और यहाँ पर थायरॉइड कार्टिलेज है। ठीक है, और ये है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है ये ग्लोटिस के ऊपर आ जाएगा और फूड को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, और ये लैरिंग्स का पार्ट है ये। ठीक है, लैरिंजियल चैम्बर इसका, और जो है ट्रैकियल कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद देन हम बात करते हैं, ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये सारा क्या था, अपर रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम था। अब हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है उसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ये 5 इंच लॉन्ग होती है और ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होती है। तो इसका प्लेस कहाँ हो गया, लोकेटेड कहाँ है, ये चेस्ट कैविटी में है, और ये 5 इंच लॉन्ग विंड पाइप होती है। इट इज ए मेम्ब्रेनियस ट्यूब सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। इसके ऊपर जो है सी शेप्ड कार्टिलेज, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होती है। कार्टिलेज रिंग प्रोटेक्ट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स एंड इंजरी। ये जो कार्टिलेज रिंग होती है सी शेप्ड, ये क्या करती है, इसको जो है प्रोटेक्ट करती है कि ये जो है वो पिचक ना जाए। ठीक है, उसको कोलैप्स होने से, उसको इंजरी से बचाने के लिए होती है ये। इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू ब्रोंकियाई। अब ये जो विंड पाइप है यानी कि जो ट्रैकिया है वो एक्चुअल में क्या करती है, जो फेरिंग्स है उसको ब्रोंकियाई से ये कनेक्ट करने का काम करती है। द इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया इज लाइन बाय म्यूकस। अब इसकी जो इनर वॉल होती है उस पर भी क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। इफ अगर हमने मुंह से सांस लिया है या नोज से सांस लेते हुए भी कुछ पार्टिकल जो है अगर रह गए हैं एयर में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी एंट्री को रोकने के लिए म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है, म्यूकस ट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट्स देन फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। लंग्स के अंदर उनकी एंट्री को ये रोकती है म्यूकस लेयर। तो ये आपका यहाँ पे ट्रैकिया जो है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ देखो डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये ट्रैकिया है एक्चुअल में। और ट्रैकिया जो है वो जब चेस्ट कैविटी में आगे जाती है, 5 इंचेस लॉन्ग होती है, देन वो क्या करती है, ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाती है और दोनों तरफ की लंग्स में जाती है। ठीक है, तो दोनों तरफ लंग के अंदर जो है डिवाइड हो जाती है। देन वो ब्रोंकियाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अदर ब्रांचेस होती हैं उसकी, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, वैसे ही जो है लंग्स के अंदर ये जो है इसकी अदर ब्रांचेस हो जाती हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। देन ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये ऑल्वियोलाई में जो है डिवाइड हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है और इजीली जो है डिफ्यूजन के थ्रू O2 और CO2 जो है उसका एक्सचेंज यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर जो ये ऑल्वियोलाई होती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ब्लड वेसल्स जो है उसका जाल होता है, और इस ब्लड वेसल्स के जाल की वजह से क्या होगा कि इस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स होंगे, और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही पतली है, तो इजीली क्या होगा, ब्लड के अंदर O2 को छोड़ देंगे और ब्लड में जो CO2 बनी है उसको हम इसके अंदर ऑल्वियोलाई में वापस से छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये जो है इनका O2 CO2 का यहाँ पे ट्रांसफर इन
ऑल्वियोलाई के थ्रू होता रहता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे आगे ब्रोंकियाई की। ब्रोंकियाई जो होती है, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियाई एट इट्स लोअर एंड 1 ब्रोंकियस एंटर ईच लंग, ठीक है। जो ट्रैकिया है वो क्या होता है, 2 स्मॉलर ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको ब्रोंकियाई कहते हैं। और ये ब्रोंकियाई जो होती है वो दोनों लंग्स में एक एक जो है वो ब्रोंकियस जो है वो एंटर होती है। ईच ब्रोंकियस डिवाइड इन लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जब ये लंग के अंदर डिवाइड होकर पहुंचती हैं तो देन ये फिर से क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाती है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, ट्यूब्स, और उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। द स्मॉल ब्रोंक्यूल एंड्स इन ए ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड ऑल्विलाई, ठीक है। जो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं उनके अंदर ये डिवाइड हो जाती है, आगे जाके इसका एंड होता है, इनको बोलते हैं ऑल्विलाई। दे आर थिन वॉल्ड सैक्स विथ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड हैवीली कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ऑल्विलाई होती हैं ये बहुत ही थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और इन पर जो है सेल की सिर्फ सिंगल लेयर होती है। बिकॉज सिंगल लेयर है तो बहुत ही थिन लेयर हो गई, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो है इजीली जो O2 और CO2 है उसका डिफ्यूजन कर पाएगी। और ये बहुत ही हैवीली कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है उससे ये कवर्ड रहती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस अक्रॉस द वॉल ऑफ ऑल्विलाई, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है इससे इजीली जो है एयर है वो एक्सचेंज हो जाती है। O2 फ्रॉम ऑल्विलाई पासेस इनटू कैपिलरीज। जो ऑल्विलाई है उसमें जो हमने O2 इनटेक की है वो क्या होगा, कैपिलरीज में छोड़ दी जाएगी, एंड कैपिलरीज से जो CO2 है वो इसमें ले ली जाएगी, ठीक है। एंड CO2 फ्रॉम द अदर कैपिलरीज डिफ्यूजेस इनटू ऑल्विलाई फॉर बीइंग रिमूव्ड। उसको हम रिमूव कर देंगे एक्सीलेशन के थ्रू। ऑल्विलाई आर ऑर्गन्स वेयर द एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज अकर्स। तो यही वो ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है ये यहाँ पे होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका लंग्स। लंग्स जो है वो 1 पेयर लंग्स है, वो होते हैं कॉनिकल शेप होते हैं, ठीक है। और जो है चेस्ट के अंदर ये होते हैं थोरेसिक कैविटी में। लंग्स आर मेन ब्रीथिंग ऑर्गन, इट इज मेन रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये भी जो है मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है, O2 और CO2 जो है यहीं पर एक्सचेंज होते हैं। द बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम। अब जो लंग्स है उनके बेस के ऊपर क्या होता है, जो उसका नीचे का पोर्शन होता है लंग्स का, वहां पर जैसे देखो ये है लंग्स, तो इन लंग्स के जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे इस जगह पर एक मस्कुलर जो है स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसी की वजह से क्या होता है, ये जो डायफ्राम है इसी की वजह से क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। देखो जब ये डायफ्राम इस तरह से हो जाता है ऐसे, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है ये देखो अगर ये इस तरह से हो जाता है यूं, तो थोरेसिक कैविटी का क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये सीधा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे ये होता है। देन उसके बाद लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर। देखो जो लंग्स होते हैं उनमें जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा स्मॉलर होता है, ठीक है, राइट के बजाय। राइट वाले में देखो 3 लॉब्स होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 ही लॉब्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट वाला है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, उसके जस्ट नीचे हार्ट होता है, ठीक है। तो बिकॉज उसके नीचे जस्ट हार्ट है तो हार्ट के लिए थोड़ा जगह छोड़नी होती है, तो इसलिए क्या होता है, जो लेफ्ट वाला जो हमारा लंग्स होता है उसमें 2 ही लॉब्स होते हैं और राइट वाले में 3 होते हैं, ठीक है। Because heart intrudes into the left lungs area a bit. The left lung has 2 lobes, while the right one has 3. तो राइट वाले में क्या होते हैं, 3 lobes होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 lobes होते हैं। The double layer pleural membrane, जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड्स होता है जो कि क्या होता है, एक लुब्रिकेंट सरफेस का फॉर्मेशन करता है जो कि लंग्स के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में ये
जो दो मेम्ब्रेन की लेयर है ना, डबल लेयर है, तो उन डबल लेयर के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उसमें जो है प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये क्या करेगा, एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा और क्या करेगा, लंग्स के फ्रिक्शन को रोकेगा, यानी कि जो लंग्स है उसके घिसाव को ये रोकने का काम करेगा। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज। अब जो लंग्स है वो एक्चुअल में किससे प्रोटेक्ट, क्योंकि लंग्स बहुत ही जो है बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, रिब केज होता है, जो हमारा अस्थि पंजर है, रिब केज है वो होता है, ठीक है। और उसके अलावा स्टर्नम होता है फ्रंट में, और बैक पोर्शन में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है। तो जो लंग है वो प्रोटेक्ट रहते हैं फ्लेक्सिबल रिब केज के थ्रू, स्टर्नम के थ्रू, फ्रंट की साइड से, और बैक साइड से वर्टिबल कॉलम के थ्रू। lungs are protected by the flexible rib cage and sternum on the front and the vertebral column at the back. Just beneath the lungs a dome shaped muscular seat called diaphragm. अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो lungs हैं उनके जस्ट बिल्कुल नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। और जो लंग्स है, एक लंग्स के अंदर जो है 350 मिलियन जो है वो ऑल्विलाइस इनके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। इस तरीके से ये जो है यहाँ पर ये ऑल्विलाई जो है ये प्रेजेंट होंगी। तो एक लंग्स के अंदर हमारे जो है लगभग 350 मिलियन जो है वो ऑल्विलाई होती हैं। यही क्या है, उसकी मेन सरफेस है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स की। रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें जो है मसल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो कि रिब केज से अटैच होती है और ब्रेथिंग जो एक्शन है उसको जनरेट करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये जो है क्या क्या हो सकती हैं, देखो डायफ्राम जो है वो है हेल्पफुल, ये एक कर्व्ड सीट जो है मसल्स होती है लंग्स के नीचे। और मैंने जैसे अभी आपको बताया था ये थोरेसिक कैविटी की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो देखो ये इस तरीके से जब हो जाता है तो थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाता है, और जब ये वापस सीधा हो जाता है तो थोरेसिक कैविटी का साइज वापस से इंक्रीज हो जाता है। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में होती है इंस्पिरेटरी मसल्स। जो इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, इजीली इनहेलेशन हो जाता है। और जो एक्सपिरेटरी मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो इसको क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सीलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 टाइप की मसल्स होती हैं। एक होती है इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये एक्चुअल में कहाँ होती है, जो रिब केज है ना उनके बीच में अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ मसल्स अटैच टू द रिब्स, ये क्या करेंगी, ये रिब केज के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी। क्योंकि जब थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज करना है तो रिब केज जो होगा उसका भी साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मसल्स काम करेगी वो होंगी इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो रिब्स होती हैं उनके बीच में होती हैं, और ये रिब केज की साइज को, उसके मूवमेंट को जो है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका रेस्पिरेटरी की फिजियोलॉजी। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक